जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग इस वीडियो में ये चैप्टर 6 देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें 1 से लेकर 5 तक चैप्टर का, तो जाकर जरूर देखिएगा। आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी मतलब देखिए यहाँ पर जो सेशन चल रहा है ये जीके, केवल और केवल जीके का इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। और आप लोग ये सब कर लेते हैं प्रश्न, तो आपको जीके में 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। आपका 100% तैयारी यहाँ से कराया जा रहा है, जीके का कंप्लीट तैयारी, और बिल्कुल फ्री में। आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि आपको जीके बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का। और जीरो से आपको हीरो यहाँ पर जीके में बनाया जा रहा है। आपको जीके कुछ भी नहीं आता हो तब पर भी आपको जीके यहाँ पर 100% कंप्लीट होगा। केवल हमारे साथ जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके स्टडी कीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट भी कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? और आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है वो आपको 1884 में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति है वो निम्न में से किसके निकटतम है? तो निम्न में से आपको 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यावहन काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? बताइए। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यावहन काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यावहन जो रेखा है काल्पनिक रेखा, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है बताइए? क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। मतलब कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है, और इसका कारण क्या है कि वो सीधी नहीं है? तो कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, इसी के कारण जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सीधी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है? बताइए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में आपको विचलन का कारण हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूसियन द्वीप समूह। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? बताइए। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो उस समय जो भारत का मानक समय होगा वो 5:30 बजे शाम होगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर 12 बजेगा तो भारत में आपको 5:30 बजेगा शाम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है बताइए। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो 24। राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो भारत का प्रामाणिक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का जो प्रामाणिक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप लोग कितना शानदार सेशन चल रहा है और ये डेली के डेली आपको चलता है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री चल रहा है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना है, और आपको लाइक करने में भी एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है बताइए। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो इलाहाबाद से। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भारत का प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। ग्रीनविच माध्य समय जिसको बोलते हैं GMT तथा भारतीय प्रमाण समय जिसको बोलते हैं IST के बीच समय अंतराल कितना है बताइए। GMT और IST के बीच जो समय अंतराल कितना है, तो समय अंतराल आपका है 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। इसको बोलते हैं साढ़े पाँच घंटे का अंतर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, तो एक समान है आपका नैनी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नैनी का प्रामाणिक समय और स्थानीय समय एक समान है। करेक्ट आंसर बी यहाँ पर आपको हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है बताइए। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है, तो आपका अंतर हो जाएगा यहाँ पर आपको 2 घंटे का। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमको PDF चाहिए, यस, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है, तो आपको विचलित होती है 4 बार। राइट आंसर ये हो जाएगा, 4 बार विचलित होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह क्या है बताइए, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। राइट आंसर ये हो जाएगा, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा बताइए। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा, तो वह स्थान जो है आपका ये 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट में। करेक्ट आंसर सी। ग्रीनविच पर समय मध्यवाहन 12 बजे हैं। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा बताइए, समय क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सायं 3:20 होगा। सायं 3:20। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा बताइए। काहिरा में क्या समय होगा, तो 2 बजे रात्रि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
2 बजे रात्रि। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य रेखा अंतर 15 डिग्री है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य रेखा अंतर जो है वो 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा बताइए। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा, तो 1 घंटा का होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको, कह रहा है प्रश्न, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना का अंतर होगा बताइए। यदि दो स्थानों के बीच जो समय का अंतर है 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा, तो आपको देशांतर में अंतर हो जाएगा 35 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है आपको 180 डिग्री से होकर गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये आपको 180 डिग्री से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर आपको। ग्रीनविच किस देश में है बताइए। ग्रीनविच किस देश में है, तो आपका यूके में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रीनविच आपका यूके में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, तो आपका अंतर होता है 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वो गलत है। तो 75 डिग्री उत्तर अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जबकि यह एक काल्पनिक रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह है, तो बेरिंग सागर में यह एक जो है बताइए, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी हुई है और न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वारा समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। बताइए, घड़ी के समान नहीं होता है, तो अदीस अबाबा यानी कि इथियोपिया में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको। प्रश्न कह रहा है, जब ग्रीनविच में मध्यवाहन है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है बताइए। वह कौन सा समय मतलब कि याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, तो उसका नाम है आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, 75 डिग्री पूर्वी उसका नाम है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है बताइए, यह कहाँ है। यह आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कलांतर कितना होगा बताइए। कलांतर कितना होगा, तो कलांतर आपका 80 मिनट का होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 80 मिनट का। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे बताइए। उसी दिन किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे, तो सुबह के 7 बजेंगे आपका 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में 7 बजेंगे
जब भारत में दोपहर 12 बजे का समय हो तो उसी दिन यानी उत्तर में आपको 7 बजे 75 डिग्री देशांतर पर 7 बजेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है बताइए। हर जो है टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है, तो तय करता है आपका 75 डिग्री। राइट आंसर बी हो जाएगा, 75 डिग्री तय करता है। तो देखिए 7 का नाम है चट्टान, ठीक है। तो ये ऐसे VVI कितने चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग चट्टान के बारे में जानेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा और चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका GK यहाँ से कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है पूरा 100%। आप लोग देख रहे हैं आपका हर एग्जाम में पूछा हुआ ये सब प्रश्न है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें GK क्वेश्चन आता हो तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं बताइए। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, शैल कहा जाता है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, तो जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आपको आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय शैल कहलाती है, बताइए आग्नेय शैल क्या कहलाती है, तो आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आग्नेय शैल जो है उसको मौलिक शैल भी कहते हैं। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, मतलब कौन सी चट्टान जो है सबसे पुराना है बताइए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ये सबसे पुराना चट्टान है और इसको ही मतलब आग्नेय चट्टान को ही मौलिक शैल चट्टान भी कहा जाता है और ये सबसे पुराना चट्टान है। आग्नेय चट्टानें बनती है, तो आग्नेय चट्टानें बनती है आपको गर्म लावा के ठंडे हो जाने से। जो आग्नेय चट्टान बनती है ये गर्म लावा के ठंडे हो जाने से बनती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो है बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आपको लाइक करने में भी एक भी पैसा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो चट्टानों की कठोरता को मोह स्केल से मापते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। आग्नेय चट्टान का कौन सा एक प्रकार है, तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये असत्य है। आग्नेय चट्टान में जबकि जोड़ नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका कथन गलत है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं और इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है। ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है क्या कहलाता है। तो जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उसको ग्रेनाइट कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
तो जो भूगर्भ में विशाल आकार की जो गुंबदाकार अग्नि चट्टान है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बेथोलिथ के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा बेथोलिथ के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? बताइए निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी सेल इसको कहते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका रहा है? बताइए। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत जो भाग है अवसादी सेलों से ढका है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 75% जो भाग है वो भूपृष्ठ का भाग है जो कि आपको अवसादी सेलों से ढका रहता है। 75% भाग राइट आंसर ये हो जाएगा। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है कितना है? तो अवसादी जो सेलों का योगदान है आपका 5% है। राइट आंसर ये हो जाएगा भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है वो आपका 5% है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टान के अंतर्गत आपको कोयला आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोयला जो है ये जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला है आपका किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला है आपका ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। ये आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चैप्टर वाइज देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, सीधा आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, मतलब बीच बीच क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। कंप्लीट 100% जीके की तैयारी यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इस चैनल के सभी वीडियो को आप लोग 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीक़ा से ख्याल हो जाए। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है। पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्य स्तरित में, प्राचीन संस्य स्तरित में पेट्रोलियम यानी तेल खनिज पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो क्वार्टजाइट ये परतदार चट्टान नहीं है, जबकि चूना पत्थर, बालूका पत्थर और सेल ये सभी के सभी परतदार चट्टान है, लेकिन क्वार्टजाइट नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो आपका परतदार चट्टान आपका नहीं होगा अस्लेट। राइट आंसर डी हो जाएगा। अस्लेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है, जबकि जिप्सम, कांग्लोमरेट और डोलोमाइट ये सब के सब परतदार चट्टान है, लेकिन अस्लेट परतदार चट्टान नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देख रहे हैं आप लोग, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लेकर। यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिए आप लोग, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो विलग प्रकार की चट्टान आपका संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर जो है आपका विलग प्रकार की चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में
किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? बताइए किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो उस चट्टान का नाम है कायांतरित चट्टान। ये जो चट्टान है कायांतरित चट्टान, इसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो जो बलुआ पत्थर है वो परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो बलुआ पत्थर है वो आपका परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। राइट आंसर ये हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो है संगमरमर है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है बताइए? तो रूपांतरित चट्टान आपका नीस हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? बताइए कौन कायांतरित चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान आपका संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान है। राइट आंसर सी। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? जो नीस चट्टान है किस कोटि की है? तो नीस चट्टान आपका परिवर्तित कोटि की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नीस चट्टान परिवर्तित कोटि की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका स्लेट है, स्लेट का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ पर कायांतरित चट्टान, कायांतरित शैल। स्लेट जो है आपका कायांतरित शैल है और जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट का जो है ये अवसादी शैल है। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका हो जाएगा यहाँ पर जो अलौह खनिज है। जो बॉक्साइट है अलौह खनिज है और जो ग्रेनाइट है आपका आग्नेय चट्टान है। तो स्लेट आपका हो जाएगा कायांतरित शैल, लिग्नाइट हो जाएगा आपको अवसादी शैल, बॉक्साइट आपका अलौह खनिज हो जाएगा और ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो उसका नाम आपका है, उसका नाम है एम्फीबोलाइट। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका नाम एम्फीबोलाइट है। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है बताइए? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा बालू पत्थर जो है ये कांग्लोमरेट, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि चूना पत्थर संगमरमर का बना होता है, ग्रेनाइट नीस का बना होता है और गैब्रो आपको सर्पेंटाइन का बना होता है। ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर आपको कथन जो है ऑप्शन नंबर ए ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरोराइट। डायोराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है आपका अपरदन। ये चट्टानों का निर्माण इससे नहीं होता है। जबकि ताप, दबाव और घूलन ये तीनों के कारण चट्टान का निर्माण होता है, लेकिन अपरदन के कारण नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी शैलों का जो दूसरा नाम है बताइए क्या है? तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम अस्तरित शैल हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम अस्तरित शैल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो अस्लेट। राइट आंसर डी हो जाएगा। अस्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अस्लेट और संगमरमर है। तो जो अस्लेट है और संगमरमर है क्या है?
तो स्लेट और संगमरमर आपका हो जाएगा कायांतरित चट्टानें। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टान हो जाएगा। राइट आंसर सी। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो जो आग्नेय चट्टान है बताइए कौन सी है आग्नेय चट्टान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, बताइए। जो रूपांतरित चट्टान है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? कायांतरित शैल कौन सा है? तो संगमरमर। राइट आंसर ए हो जाएगा। संगमरमर जो है ये कायांतरित शैल है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। जबकि स्लेट और स्फटिक और संगमरमर ये तीनों आपका रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? जैविक अवसादी चट्टान किसको माना जाता है? तो चूना पत्थर को। चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। राइट आंसर बी। निम्न में से कौन सा एक बीतलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बीतलीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेनाइट। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है ये बीतलीय आग्नेय चट्टान का आग्नेय शैल का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? तो मृत शैल कौन सा है? तो मृत शैल है आपका आग्नेय। राइट आंसर बी हो जाएगा। आग्नेय जो है ये मृत शैल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का कायांतरण है आपका क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपका डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सभी के सभी आग्नेय शैल है, जबकि डोलोमाइट ये आग्नेय शैल नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? तो जो ग्रेनाइट है आपका किस प्रकार का शैल है? तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। जो ग्रेनाइट है आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? कौन सी चट्टान जो है ये मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो सीली भवन। जो सीली भवन है ये आपका अवसादी चट्टान की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। बल्कि चैप्टर वाइज आपको कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए आप नहीं छोड़िएगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़कर स्टडी करते रहिए। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा और ये भी क्लास फ्री चल रहा है। ये क्लास करने में भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? जो प्रत्यास्थ पुंचलन है ये सिद्धांत जो है किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? तो बताइए आप लोग आंसर अगर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो है ये सिद्धांत आपको भूकंप की उत्पत्ति का पता लगाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भूकंप की उत्पत्ति का पता लगाता है
प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन रीड ने किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा भूकंप विज्ञान। राइट आंसर ये हो जाएगा, भूकंप विज्ञान जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कराता है। भूकंप विज्ञान, राइट आंसर ये हो जाएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए ये सब जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता हो जीके का, मतलब कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें जीके आता हो, तो ये आपके लिए बहुत शानदार वीडियो है। बहुत मतलब कि पूछिए ना तो ये कितना आपके लिए बेहद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, भूकंप मूल वह स्थान है जहाँ क्या होता है बताइए। भूकंप वह मूल स्थान है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भूकंप वह मूल स्थान जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से अधिकेंद्र संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के जो बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उत्केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसको उत्केंद्र कहा जाता है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे क्या होती है? तो भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घपृष्ठीय जो भूकंप तरंग है ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि वो गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है? तो भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, जबकि ये गलत है। राइट आंसर भी हो जाएगा, जो भूकंप रेखा का आकार जो होता है वो नियमित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे नियमित होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथम स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये तीनों के तीनों गलत हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न सागरीय लहरें होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुनामी कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, सुनामी कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? भूकंप। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुनामी के कारण भूकंप आता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, बताइए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो आपका प्रशांत महासागरीय पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? तो इन लहरों को सुनामी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो महासागरों में जो लहरें आती है या भयंकर लहरें आती है उसको बोलते हैं सुनामी। राइट आंसर डी। सुनामी किस भाषा का शब्द है बताइए? सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्रों तरंगों को सुनामी कहते हैं? बताइए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कौन सा देश में? तो जापान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। जापान में जो भूकंप से उत्पन्न जो विनाशकारी समुद्री लहरें तरंगे होती है उसको सुनामी कहा जाता है, जापान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? बताइए, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय जो लहर है वो कौन सी है बताइए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस। जो एस तरंगे हैं ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है और आप सभी को भी आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 21 नंबर, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो जो सिस्मोग्राफी है ये भूकंप का विज्ञान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। करेक्ट आंसर बी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सम भूकंप रेखा कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। सम भूकंप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं सहभूकंप रेखा। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसको सहभूकंप रेखा कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप रेखा का जो आकार होता है कैसा होता है? तो अनियमित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, अनियमित। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग सहभूकंप रेखा। राइट आंसर यहाँ पर बी और 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूकंप का कारण है बताइए। भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण आपका हो जाएगा टेक्टोनिज्म। राइट आंसर बी हो जाएगा। टेक्टोनिज्म ये भूकंप का कारण है, टेक्टोनिज्म। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना % आता है बताइए? अग्निवलय उस प्रशांत महासागर को कहते हैं जहां विशाल क्षेत्र को कहते हैं, मतलब जहां पर ही कितना % भूकंप आता है बताइए? तो भूकंप आता है आपको 68%। उसको कहते हैं हम लोग अग्निवलय प्रशांत महासागरीय। ठीक है, विशाल क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो धरातल पर घटित नहीं होती है बताइए कौन सा हो जाएगा?
सुनामी। सुनामी जो होता है ये समुद्र में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये धरातल पर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है, बताइए कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप है। भूकंप जो है ये अनुमेय मतलब अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। कौन बताता है, तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन ये बताता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। जो भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सही प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये सब बहुत बेहद कंप्लीट ये सब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। भूकंप को मापने में तीव्रता कितनी से कितनी तक होती है, तो 1 से लेकर 12 तक। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 से लेकर 12 तक होती है। भूकंप मापने में तीव्रता का इस्तेमाल किया जाता है 1 से लेकर 12 तक। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है भूकंप के प्राथमिक तरंग के बारे में, तो ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है, ये गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इस हम लोग वीडियो में चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग चैप्टर 9 देखने वाले हैं, ज्वालामुखी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 देखेंगे, ज्वालामुखी। तो देखिए ये जो सेशन चल रहा है ये जीके का स्पेशल सेशन चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको कराया जा रहा है जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और हर एक एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। तो इस जो ये सब सेशन चल रहा है ये स्पेशल जीके है। तो अगर आप लोग जीके का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो अब आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है जीके में। यहाँ पर आपको 100% कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है जीके का, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए और जीके क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आजकल के हर एग्जाम में आपको जीके प्रश्न ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग को जीके में स्ट्रांग बनना है। देखिए अब ये सब जो है ये ज्योग्राफी चल रहा है, भूगोल, ये ख़त्म होने के बाद आपको हिस्ट्री चलेगा, इतिहास, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और सब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है और ये जो है सेशन आपको ये भी फ्री क्लास चल रहा है, इसमें भी आपको क्लास करने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को। राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सभी, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की जो पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल दीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है और ज्वालामुखी जागृत, प्रस्तुत यह शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। बताइए कौन उन तीनों में से शामिल नहीं है, यानी कि एक अलग है, कौन है। तो यौगिक ज्वालामुखी, ये आपका तीनों से अलग है, जबकि ये तीनों एक जैसा है।
लेकिन यौगिक ज्वालामुखी ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोगों को भी और आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, बताइए किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो उद्गार आपका जागृत ज्वालामुखी में होती रहती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होती रहती है। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं किस ज्वालामुखी में, बताइए? तो मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से राज्य से हैं, ताकि हम भी जानें कि इस चैनल के माध्यम से कौन कौन स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और जीके का कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं और अपने जॉब को पाने की सपना पूरा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से स्टेट से हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मैग्मा। राइट आंसर ये हो जाएगा, उसको मैग्मा कहा जाता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, बताइए? पहले अश्रु की जो उत्पत्ति है कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा, पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें क्या होती है? तो मुख्य गैसें CO2, H2 और N2 तीनों होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के साथ साथ आपकी ये तीनों गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आपको पायरोक्लास्ट कहा जाता है, पायरोक्लास्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा, पायरोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से आपका ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। राइट आंसर भी हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा है? तो फियोर्ड। फियोर्ड जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि आपको ये सब जो है प्रश्न क्रेटर, काल्डेरा, गेसर ये सब के सब ज्वालामुखी से संबंधित है, लेकिन फियोर्ड जो है ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। आपका जीके का 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी कंप्लीट स्टडी को करते हैं, तो आपका 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा। हर एग्जाम को फोड़ देंगे जीके में, ठीक है? इसलिए जीके में स्ट्रॉन्ग बनिए और इस चैनल से जुड़िए। डाइक क्या है? तो डाइक आपका एक प्रकार का ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्डेरा संबंधित है, बताइए काल्डेरा संबंधित है किससे? तो काल्डेरा आपका संबंधित है ज्वालामुखी से। राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइए कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखते हैं कौन बताते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है?
तो प्रशांत परिमेखला को, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकोलिथ संबंधित है, लेकोलिथ संबंधित है तो ज्वालामुखी से, राइट आंसर ये हो जाएगा। जो लेकोलिथ है संबंधित है आपका ज्वालामुखी से संबंधित है लेकोलिथ, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इनमें से सभी है, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है, इसके साथ सामान्यतः केसर पाए जाते हैं। और पैंट टॉप यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये सभी के सभी राइट आंसर है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है बताइए। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के आसपास है, राइट आंसर भी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। तो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं जो है घटित होती है कहाँ पर बताइए। तो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटती है, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की जो पेटी है उसको आपको अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी है उसको अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है आपको कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। तो परिप्रशांत पेटी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है वो परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो माउंट ब्लैक, राइट आंसर सी हो जाएगा। माउंट ब्लैक ये जो है पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये ज्वालामुखी जो है पर्वत का उदाहरण नहीं है, माउंट ब्लैक, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी और यह कहाँ पर है। तो यह आपका इक्वेडोर में है, इक्वेडोर, राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है आपका इक्वेडोर में स्थित है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली जो है किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली आपका जागृत ज्वालामुखी है, राइट आंसर ये हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो आपका हो जाएगा तंजानिया में, राइट आंसर भी हो जाएगा। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो फ्यूजियामा है किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्यूजियामा आपका जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, राइट आंसर भी हो जाएगा। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहा जाता है बताइए। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस आपको सिसिली का स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। सिसिली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए आपको एग्जाम के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग को और आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब प्रश्न देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यही सब जो प्रश्न है आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम ले लीजिए इंडिया लेवल का, आपका हर एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। ठीक है, आप लोग जीके कंप्लीट तैयारी कीजिए। एग्जामिनर जो है कहीं से प्रश्न दे आप उसको फोड़ दीजिएगा। बस आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, लुक्कू स्टडी चैनल से, और खूब अच्छे तरीक़ा से स्टडी करना है। बस फौसा मैग्ना है क्या है बताइए। फौसा मैग्ना एक प्रकार का क्या है, तो ज्वालामुखी। राइट आंसर ये हो जाएगा, फौसा मैग्ना एक प्रकार का ज्वालामुखी है। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो जो एयर बस ज्वालामुखी है ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एयर बस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है आपका सिसिली पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी ये सिसिली पर स्थित है, सिसिली। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग समझते हैं कि वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, बस आपको केवल देख कर चल जाना है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम एक लाइक अपना कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जिस तरह से ये क्लास फ्री चल रहा है उस तरह से आपको लाइक करने में भी फ्री ही लाइक करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपको हम फ्री में क्लास करा रहे हैं एकदम काफ़ी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपको तो लाइक बनता है, आप अपना लाइक कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो वासजेज जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, वासजेज। राइट आंसर डी हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये कौन से देश में है, तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। राइट आंसर बी। मैग्ना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ जो है, मौना लोआ किसका उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का। राइट आंसर बी हो जाएगा, मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है, जो कराकाटाओ है ये किस द्वीप समूह में स्थित है, आप लोग बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, जो यह कराकाटाओ ज्वालामुखी है ये निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताइए कौन सा हो जाएगा, स्प्रेटली द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रेटली द्वीप समूह जो है ये कराकाटाओ ज्वालामुखी का एक द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित जो है वो गलत है, बताइए। तो देखिए जो है ये कराकाटाओ मलेशिया में है, ये गलत है, जबकि अभी बताए हैं कि ये स्प्रेटली द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये सब एटना इटली में है, पोपा म्यांमार में है, फ्यूजियामा जापान में है। ये तीनों के तीनों सही है, एटना इटली में, पोपा म्यांमार में, फ्यूजियामा जापान में। लेकिन कराकाटाओ ये आपका स्प्रेटली द्वीप समूह पर स्थित है, ये मलेशिया में नहीं है, गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, जो किलिमंजारो पर्वत है कौन सा द्वीप समूह में स्थित है, तो किलिमंजारो आपका अफ्रीका द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, किलिमंजारो पर्वत जो है ये आपका अफ्रीका द्वीप समूह में स्थित है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो जो एल मिस्टी है ये किस देश में है, तो पेरू में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ज्वालाखंडास्मी क्या है, क्या होता है बताइए, ज्वालाखंडास्मी क्या होता है, तो ज्वालाखंडास्मी तप्त शैल के टुकड़े और लावा है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जो ज्वालाखंडास्मी है आपका तप्त शैल के टुकड़े और लावा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6
शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट गया था? तो फट गया था आपका माउंट पिनेटुबो। माउंट पिनेटुबो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ज्वालामुखी जो है 6 शताब्दियों तक रहने के बाद फट गया था। माउंट पिनेटुबो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? जो क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र किस आकृति के होते हैं? तो जो इसका आकृति होता है वो कीपाकार होता है, कीपाकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। कीपाकार इसका आकृति होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ज्वालामुखी है उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली जो गैस में जलवाष्प की मात्रा है कितनी होती है? तो जलवाष्प की मात्रा आपको 80 से 90% निकलती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली जो गैस में जलवाष्प की मात्रा है वो 80 से 90% होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलीपाइन द्वीप समूह। फिलीपाइन द्वीप समूह में आपका ज्वालामुखी क्षेत्र बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना में है, जबकि ये गलत है। शांत ज्वालामुखी देमवंद है। प्रस्तुत ज्वालामुखी क्राकाटाओ में है। जागृत ज्वालामुखी जो है स्ट्राम्बोली में है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत है, लेकिन ये सब सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है बताइए। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? तो लिपारी द्वीप में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सो। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है ये किस द्वीप समूह में स्थित है, मतलब किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंटार्कटिका में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत ज्वालामुखी है? प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्राकाटाओ। क्राकाटाओ जो है ये आपका प्रस्तुत ज्वालामुखी है, क्राकाटाओ। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है बताइए। कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जबकि स्ट्राम्बोली, एटना और कोटोपैक्सी ये तीनों के तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन किलिमंजारो नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी नहीं है तो मौना लोआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। मौना लोआ ये आपका मृत ज्वालामुखी नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10,000 धुराओं की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुराओं की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो अलास्का में। राइट आंसर ये हो जाएगा 10,000 धुराओं की घाटी जो है अलास्का में पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? तो आपका सही आरोही क्रम आपका हो जाएगा, पहले आता है हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य,
वल्केनियम तुल्य और पिलियन तुल्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विस्फोटित तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों का आरोही क्रम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार कौन सा ज्वालामुखी में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिलियन तुल्य में। पिलियन तुल्य में सबसे अधिक विस्फोट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट होता है। पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो पेले के बाल का जो संबंध है वो कौन सा ज्वालामुखी से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवाई तुल्य। हवाई तुल्य से संबंधित है पेले के बाल ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी की जो आकृति होती है वो गोभी के फूल की जैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य की जो आकृति होती है वो आपका गोभी के फूल की तरह होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे का जो द्रवीभूत शैल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसको मैग्मा कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो रिंग ऑफ महासागर को आप लोग रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, प्रशांत से। रिंग ऑफ फायर को आपको लोग प्रशांत महासागर से संबंध इसका है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता जो है अधिक कहाँ पाई जाती है? जापान में। राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है, और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है हवाई द्वीप में। राइट आंसर ये हो जाएगा, हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का उदाहरण है? कौन ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोट करता है? तो सबसे अधिक विस्फोट कॉलडेरा ज्वालामुखी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलडेरा ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोट करता है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो परिप्रशांत महासागरीय महासागरीय पेटी में सबसे अधिक है ज्वालामुखी विस्फोट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं 100% कंप्लीट जीके की तैयारी तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर दिया है 10 और सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर दिया है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो पर्वत के विस्तार बताइए कितने क्षेत्रफल पर है? आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26% भाग पर जो क्षेत्रफल है ये पर्वतों का विस्तार है, 26% भाग पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो पर्वत की जो गणना है वो किस स्थल श्रेणी में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी। पर्वतों का विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1%। 1% जनसंख्या जो है
वो पर्वत पर रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब सेशन चल रहा है। आप लोग जीके का देखिए फ्री क्लास यहाँ पर चलाया जा रहा है, आपको यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक करने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएगा, चैनल से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अभी ये जीके का चल रहा है, उसके बाद आपका जीएस चलाया जाएगा, मैथ्स चलाया जाएगा, रीजनिंग चलाया जाएगा। कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कंपटीशन का कराया जाएगा, जिससे आपको सरकारी जॉब लग सके। तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पर्वतों से उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादन जो है वो जौली किए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर जौली। पर्वत निर्माणक भूसनति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वत निर्माणक भूसनति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोबर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो वलित पर्वत का निर्माण कब हुआ है? तो आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। नवीनतम पर्वतमाला है, बताइए नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो यूराल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यूराल है ये नवीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एंडीज पर्वत उदाहरण है, बताइए किसका? एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है तो फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्यूजियामा जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन भ्रंशोतक पर्वत है, बताइए कौन भ्रंशोतक पर्वत है? तो इनमें से सभी, यानी कि वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, इनमें सभी जो है वो भ्रंशोस्त पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज और एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स ये हिमालय जो आदि है ये कौन सा पर्वत का उदाहरण है, बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वलित पर्वत ये सब हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? विश्व के नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आल्प्स। ये विश्व के सबसे नया पर्वत है आल्प्स। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है अवशिष्ट पर्वत ये आपका नीलगिरी में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी में है। ज्वालामुखी पर्वत जो है ये मोना लोआ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खंड पर्वत जो है, खंड पर्वत आपका ब्लैक फॉरेस्टर है और वलित पर्वत जो है ये हिमालय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो तेथिस नामक सागर से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेथिस। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी का कहाँ स्थित है, बताइए? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली डेली आपका प्रैक्टिस सेट हो सके जीके का। और एक बात और बताना चाहते हैं आप सभी से कि देखिए, आप लोग सुबह रोज़ जुड़िए, आपको 8 बजे सुबह आप रोज़ जुड़िए 8 बजे, और शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास चलेगा, और आपको सुबह में 8 बजे क्लास चलेगा। तो ये 2 टाइम आपको जुड़ना है जीके कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग डेली जुड़िए, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत जो है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो जल विभाजक के रूप में आपको रॉकीज पर्वत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉकीज पर्वत। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। मतलब हिल्स नामक पहाड़ियाँ कौन से देश में संबंधित है। तो सनरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सनरा। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है। एकांगुआ। एकांगुआ जो है ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। जो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, वो कहाँ पर है। तो आपका स्थित है तंजानिया में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है ये आपका तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिकी यानी कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। तो माउंट बैकिनले। राइट आंसर डी हो जाएगा माउंट बैकिनले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अरावली जो स्थित है आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका ब्लैक पर्वत है, ब्लैक पर्वत है। और माउंट कोटोपैक्सी यह आपका वलित पर्वत है। और आल्पस ये ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। देखिए जो एटलस है, एटलस आपका मोरक्को में स्थित है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। और चिमरोजो जो है ये आपका इक्वेडोर में है। और पाइरेनजी आपका फ्रांस यानी स्पेन में है। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इस वीडियो को रिपीट 2-3 बार जरूर कीजिएगा, ताकि अच्छे से क्वेश्चन सभी के सभी याद हो जाए। और पीछे वाला वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है और उसमें आपको दिया गया है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा सीमा बनाने वाला पर्वत है बताइए। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीज सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरिनीज। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है बताइए। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये सब किसका उदाहरण है। तो ये सब वलित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि वो गलत है बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है एलब्रूस, ये एशिया में नहीं है, ये गलत आपका है।
तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जबकि किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिलेने उत्तर अमेरिका में है, और एकोनकागुआ ये दक्षिण अमेरिका में है। लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये आपका एशिया में नहीं है। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इससे आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी, तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसलिए आप लोग वो सब ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं और डेली ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके का, और तो इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे जुड़िए इस चैनल के माध्यम से, और आप ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट कीजिए जीके का आपका 1% दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं और सभी के सभी क्लास को अटेंड करते हैं। इसलिए आप लोग क्लास कीजिए सभी के सभी, और इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में या वीडियो देखने में, सब फ्री चल रहा है। तो इसलिए आप लोग ये सब आप लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग ये चैप्टर 10 देख रहे थे, पर्वत, पठार और मैदान। इसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर इसमें हम लोग 29 तक प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए इससे जो पीछे वाला वीडियो है उसमें हम लोग 1 से लेकर 9 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर 10 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है जीके का। आप लोग पता है कि जीके जो है हर एग्जाम में आता है। जीके प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके का सेशन बिल्कुल फ्री में चल रहा है, वो भी चैप्टर वाइज अभी चलाया जा रहा है। अभी देखिए अभी भूगोल चल रहा है, ये ख़त्म होगा, उसके बाद चलेगा इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी भूगोल चल रहा है, भूगोल में 10 चैप्टर तक आपका कंप्लीट आज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए इंपॉर्टेंट तो फिर भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए हम लोग एक पीछे वाला जो वीडियो है 29 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए। अगर आप लोग को भी आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका एंडीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंडीज जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार आपका है 33% भाग पर। राइट आंसर सी हो जाएगा, 33% भाग पर पठार है। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि को क्या कहते हैं? अपने आसपास के क्षेत्र से जो अधिक ऊंचा पर होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ही पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न है आपको 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपको पठारी क्षेत्र में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों तरफ से पर्वत से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतरा पर्वतीय पठार, करेक्ट आंसर सी। पर्वतों के पौधों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो पर्वतों के पौधों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं?
तो पर्वत दिए पठार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वत द्वीपीय पठार कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है किसको? तो छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार को अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, जबकि तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलीविया का पठार ये तीनों आपका अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। लेकिन पेटागोनिया का जो पठार है ये आपका अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत प्रदीपीय पठार है? तो कौन एक पर्वत प्रदीपीय पठार है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटागोनिया का पठार। ऑप्शन नंबर बी, पेटागोनिया का पठार पर्वत प्रदीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका ये सब बहुत बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जीके क्वेश्चन कीजिए। चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है, ये ना कि आपको इधर से एक क्वेश्चन करा दिए उधर से क्वेश्चन करा दिए, ऐसे यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और भी सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में कहीं से ही प्रश्न आ जाए तो आप उसको फोड़ दीजिएगा, ठीक है। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो मेसेटा का पठार है कौन सा देश में है? तो मेसेटा का पठार आपको स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार कौन से देश में है? तो पोटवार पठार आपका पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। लोयस पठार स्थित है, तो लोयस पठार आपका चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लोयस पठार चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो बताइए यहाँ पर आपको क्या राइट आंसर होगा। देखिए जो यहाँ पर दिया है, अनातोलिया का जो पठार है तुर्की में है, और अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में, एशिया माइनर का पठार ईरान में है। इसके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार आपका हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है। इसके अनुसार राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोयस का पठार है, बताइए लोयस का पठार कौन सा है? तो लोयस का पठार आपको पवनकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लोयस का पठार पवनकृत है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर को।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व की छत कहा जाता है पामीर को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों में के मध्य स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आपका पोंटिक तथा टॉरस, पोंटिक तथा टॉरस के बीच में स्थित है तुर्की अनातोलिया का पठार, पोंटिक तथा टॉरस के बीच में स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? जो रांची का पठार क्या है निम्नलिखित में से? बताइए क्या है रांची का पठार? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक स्थित पेनीप्लेन। एक उतित पेनीप्लेन है रांची का पठार, एक उतित पेनीप्लेन। राइट आंसर बी हो जाएगा। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार पर सबसे ज़्यादा आपको तीन धातु का उत्खनन किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, तीन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है बताइए आप लोग? तो 41%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41% भाग पर आपका मैदान है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो जो मैदान की गणना है आपको कौन सी श्रेणी में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी में। राइट आंसर भी हो जाएगा, मैदान की गणना सब मतलब आपको द्वितीय श्रेणी में की जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो आपको मैदानों में उपजाया जाता है आपको 85%। विश्व की 85% फसलें तथा खाद्य वस्तुएं आपको मतलब मैदानों में उपजाया जाता है 85%। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % जो हिस्सा है वो मैदानों में निवास करता है? तो 90%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90% हिस्सा आपको ये जो जनसंख्या है ये मैदानों में निवास करता है। करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मैदान को। मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो उत्तरी पश्चिमी चीन का जो लोयस मैदान है वो किस प्रकार के जमाव से बना है? तो उस जमाव का आपका नाम है कांप मिट्टी के जमाव से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांप मिट्टी के जमाव से उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान बना है। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को वाले टीले को क्या कहते हैं? तो टीलों को कहा जाता है आपका इंसेलबर्ग। राइट आंसर भी हो जाएगा, इंसेलबर्ग। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो उसको मोनेड नॉक कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा मोनेड नॉक। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी के द्वारा संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन का निर्माण जो है वो आपका पवन के द्वारा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, पवन के द्वारा पेडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं आपको कौन सा ऐसा देश है बताइए आप लोग? उस देश का नाम है कंबोडिया। राइट आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है बताइए? कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? तो आपका ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। पेनाइन यानी कि पेनाइन कहाँ है? यूरोप में। अपलेशियन ये अमेरिका में, और अरावली भारत में। ये सब किसका उदाहरण है? ये तीनों पर्वत जो है आपका, ये आपका किसका उदाहरण है बताइए? तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये सब पेनाइन और अपलेशियन, अरावली ये सब पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी किनारे कौन सा स्थित है बताइए? ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका राइन नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रहा है, आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए आपको लाइक करने में भी एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप लोग लाइक भी कर दीजिए किए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी एक पैसा नहीं लगेगा। ये सब बिल्कुल फ्री सेवा है, आप लोग ये सब कर सकते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उन अंतरालों को दर्रा कहा जाता है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को हम लोग दर्रा कहते हैं जो मार्ग बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है बताइए? सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है आपको माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो नवीन वलित पर्वत नहीं है आपका सियरा नेवादा ये आपका नवीन वलित पर्वत नहीं है। जबकि रॉकी, हिमालय, आल्प्स ये सभी के सभी नवीन वलित पर्वत है, लेकिन सियरा नेवादा जो है ये आपका नवीन वलित पर्वत नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से धवलागिरी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वेत पर्वत के नाम से धवलागिरी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है आपका राइन घाटी। राइट आंसर ये हो जाएगा, राइन घाटी आपका वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है। देखिए चैप्टर 10 भी यहाँ पर आपको कंप्लीट हुआ। ये सब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अगली वीडियो में हम लोग
11 चैप्टर देखेंगे, 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि नाम आपका है वायुमंडल की संरचना। तो इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज और आप सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, आप किसी भी एग्जाम को फोड़ दीजिएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और सभी के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। जीके का जीके आप लोग 100% कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये बताइएगा कि आप लोग को ये चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।